अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। जागो लाहौर में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूं मुनीबा आसिफ। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूं जनाब। उम्मीद करती हूं आप लोग जहाँ कहीं होंगे खैरियत से होंगे। नया दिन है, नए हफ्ते का आगाज़ करने जा रहे हैं इस उम्मीद के साथ हमेशा की तरह कि आपकी ज़िंदगी में जो भी कुछ हो अच्छा हो। पॉजिटिविटी के साथ हमें हमेशा आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। पीछे जो भी हम गलतियाँ कर रहे हैं, जितनी भी गलतियाँ, जो भी चीज़ें सरजद हो गई हैं, जो हमारे वहमो गुमान में था, जो नहीं भी था, उसके ऊपर भी पशेमानी का इजहार करना चाहिए और आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए हमेशा इसी सोच के साथ कि अल्लाह पाक हमें भी ये तौफीक अता फ़रमाए कि हम किसी का दिल ना दुखाएं और दूसरों को भी ये तौफीक अता फ़रमाए कि कोई हमारा दिल भी ना दुखाए। इससे और अच्छा और क्या ही हो सकता है। खैर, एक लॉन्ग वीकेंड के बाद बहुत से लोग आज अपने वापस कह लें कि नौकरी पे जा रहे हैं, अपने कारोबार पर जा रहे हैं। साथ ही साथ मामूलाते ज़िंदगी दोबारा से बहाल हो चुकी है। हफ्ता इतवार छुट्टी थी, बहुत से लोगों ने इंजॉय किया। इंजॉय क्यों भी ना करते। हमारे नबी की विलादत का दिन था, उसको जोश जज्बे के साथ मनाया गया है। पूरे पाकिस्तान में उसको मनाया गया है और जिस तरह की वीडियोज़, जिस तरह की चीज़ें हमें सुनने को मिल रही थी, देखने को मिल रही थी, दिल लिटरली खुश हो रहा था कि जिस तरह ये जश्न विलादत पासादत हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो पैदाइश का दिन है उसको किस तरह मनाया जा रहा है। जोशो जज्बे के साथ हर कोई अक़ीदत का जो कह लें कि एहतमाम कर रहा था, इजहार कर रहा था हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, अपने तरीके के साथ कर रहा था। हमने देखा कि बहुत सारे जुलूस निकले, रैलियों का एहतमाम किया गया, घरों में महफ़िलों का एहतमाम किया गया। हर घर में जो है ना उस दिन हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से बातें हो रही थी। बच्चों को उसमें जो है ना बताया गया सीरत नबी के हवाले से। हमने भी कोशिश की कि हम अपना जो शो है उसके थ्रू कुछ चीज़ें आप तक पहुंचा सकें। तो उम्मीद करते हैं कि आपको वो पसंद आया होगा हमारा शो। लेकिन आज से दोबारा से बच्चे भी स्कूल जा रहे हैं, यूनिवर्सिटीज़, कारोबार के जो लोग हैं वो भी वापस अपनी मामूलाती ज़िंदगी पर चले गए हैं। तो जो भी चीज़ें होती है ना, हमें अपने दिमाग में रखना चाहिए कि वो गुज़र जाती हैं वक्त के साथ साथ। इसी तरह जो हमारे परेशानियाँ आती हैं, जो गम आते हैं, जो तकलीफ़ें आती हैं, वो भी गुज़र जाती हैं। वक्त यही हमें सिखाता है कि आज का वक्त जो इस वक्त लम्हात मेरे कह लें कि गुज़र रहे हैं, एक एक मिनट, एक एक सेकंड जो गुज़रा है वो वापस नहीं मैं ला सकती हूँ। सेम एग्जैक्ट आपके साथ भी यही है कि जो वक्त गुज़र गया उसको आप वापस नहीं लेकर आ सकते हैं। हाँ, उस वक्त से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो जनाब, ये आज का हल्का फुल्का सा पैगाम था, सोचा आपके साथ ज़रूर शेयर किया जाए। बल्कि ये वो चीज़ें होती हैं जो हम आम रूटीन में कर रहे होते हैं, तो वो आपके साथ आके हम शेयर भी कर लेते हैं कि क्या पता हमें इसमें से कुछ सीखने को मिल रहा है तो आपको भी मिल जाए। तो खैर, अभी प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं, कुछ बात कर लेते हैं जनाब सेहत के हवाले से। तो खाने पीने में क्या एहतियात बरतनी है, आज उसके ऊपर कुछ बात करनी है। सबसे पहले आपको बताएं कि बाज़ार में आपको पता है कि आसानी से मिलने वाली जो ग़िज़ाएँ हैं वो हम जिन्हें रेडी टू मेड या फिर फ़ास्ट फूड कहते हैं, अब इन ग़िज़ाओं का मुस्तकिल या कसरत से इस्तेमाल हमारी सेहत के लिए इंतहाई मुज़र हो सकता है, क्योंकि इन खानों में चर्बी यानी कि फ़ैट्स, कार्बोहाइड्रेट जो है वो वाफिर मिक़दार में पाए जाते हैं। इसीलिए बाज़ारी खानों के इस्तेमाल से वज़न भी हमारा तेज़ी से बढ़ता है और इसका नतीजा फिर मोटापे की शक्ल में सामने आता है। लेकिन इससे भी ज़्यादा सितम ज़रीफ़ी की बात यह है कि हम ये सब जानते हुए भी अपनी आंखें बंद रखना चाहते हैं और इन्हीं ग़िज़ाओं के मुतालिक एक और टर्मिनोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है जिसे कहा जाता है कि फूड्स दैट कॉज इन्फ्लेमेशन इन आवर बॉडी। ये ग़िज़ाएँ कौन सी हैं? रोज़मर्रा रूटीन में हम ये सब खा रहे होते हैं, इसका हमें किस तरह से और क्या नुकसान हो सकता है? दूसरा कि माशरे में हर दूसरा फ़र्द जो है इस वक्त दिल की बीमारी का शिकार है, मोटापे का शिकार है, शुगर, हार्मोन्स के मसाइल का शिकार क्यों दिखाई देता है, इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त स्टूडियोज़ में मौजूद हैं डॉक्टर हाशिम अली ख़ान हैं, फूड टेक्नोलॉजिस्ट हैं, हर्बल एक्सपर्ट हैं, रिसर्चर भी हैं। तो उनसे आपकी मुलाकात कराते हैं। डॉक्टर साहब, आपको खुश आमदीद कहते हैं जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब, आज हमने बात करनी है वो कौन कौन से ऐसे फूड ग्रुप्स हैं जो कि हमारी बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन कॉज कर रहे होते हैं
और उसकी वजह से फिर हमारे दीगर मसाइल हैं वो भी बढ़ना शुरू हो जाते हैं। नाश्ते से शुरू कर लेते हैं कि दिन का जो पहला हमारा मील होता है, कहा जाता है कि वो हमेशा बादशाहों की तरह खाना चाहिए, लेकिन उसके अंदर कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमें नहीं खानी चाहिए? जिस तरह हम डबल रोटी खा रहे होते हैं, बाज़ारी मक्खन खा रहे होते हैं, जैम खा रहे होते हैं, ये सारी चीज़ें यूजुअली इन्हीं का सुबह नाश्ता हो रहा होता है। अंडा पराठा, अंडा हलवा पूरी, हाँ जी, हलवा पूरी, नान चने, ब्रेड खा ली, चाय पी ली, कॉफ़ी पी ली, ये वो सारी चीज़ें जो सुबह हम नाश्ते में ले रहे होते हैं। ऐसे ही है। देखें, असल तो यही कंसर्न है हमारा। हमें अगर इसमें हमें आई ओपनर होना पड़ेगा, और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ दिस कि हम खाते सब कुछ हैं, लेकिन वो चीज़ें खा रहे हैं जो हमारा पेट भरती हैं। हम वो चीज़ें नहीं खाते जिससे हमारी बॉडी की नेचुरल रिक्वायरमेंट पूरी होती है। हमें अवेयरनेस है, लेकिन हम जानबूझ के हम कर जाते हैं गलत चीज़ें। हम डबल रोटियां जो कि सिंथेटिक हैं और उनमें कलर्स हैं, फ्लेवर्स हैं, हम आगाज़ अपने दिन का हर उस चीज़ से करते हैं जो इंतहाई टॉक्सिक है। अच्छा। जो इन्फ्लेमेशन कॉज कर रही है। उसकी क्या है कि देखें, बेसिक जो केमिकल का सारा सर्कुलेशन है वो हमारे लिवर से, और लिवर इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द बॉडी, जो कि 4 to 5,000 एंजाइम्स प्रोड्यूस करता है, जिसमें से ऑलमोस्ट कोई 50,000 के 40 to 50,000, और उसमें तकरीबन 30 to 40,000 ऐसे न्यूट्रिशन होते हैं जो कि हमारी बॉडी के जितने भी सिस्टम्स हैं, लाइक कार्डिक सिस्टम है, यूरोजेनिटल सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है, ये वो सिस्टम है जिनको हमें वो वाइटामिन जो कि लिवर ने प्रोड्यूस करके हमें पहुंचाने हैं। तो वो बेसिक जो उसकी रिक्वायरमेंट है, वो रिक्वायरमेंट है प्रोटीन्स। लिवर बेस करता है प्रोटीन्स पे, कार्बोहाइड्रेट की बहुत थोड़ी सी रिक्वायरमेंट। अनफॉर्चुनेटली हम कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा ले रहे होते हैं, प्रोटीन और प्रोटीन ले रहे हैं। तो सबसे पहले आपने जैसे कहा, इन्फ्लेमेशन कैसे होगी? जब टॉक्सिक मटेरियल कंज्यूम नहीं होगा और एब्जॉर्ब नहीं होगा बॉडी में, तो वो क्या होगा, वो लिवर को परफॉर्म करने से रोकेगा, इनहेरिट करेगा, उसको स्टॉप करेगा। और क्या होगा कि आप देखते जाएं ग्रेजुअली मेजॉरिटी जो मिलेगी वो आपको फैटी लिवर्स के साथ मिलेगी। और लोग कहते हैं ये रैक ही होगा। भाई, आप कौन सा ऑयल खा रहे हैं, आप कौन सा घी खा रहे हैं, ठीक है, कौन सी डबल रोटी जो हम कहते हैं जी ये ब्राउन ब्रेड है, ये दिस इज ऑल। हम प्रोटीन पे क्यों नहीं आते? हम सोयाबीन क्यों नहीं इस्तेमाल करते हैं? हम जौ क्यों नहीं इस्तेमाल करते? हम ज़्यादातर अपनी ईटिंग हैबिट्स में हमने गंदम को ऐड किया हुआ। और गंदम में भी अगर हम प्रोफेशनली, साइंटिफिकली और एथिकली देखें तो हाइब्रिड गंदम है, ठीक है, जिसमें के ग्लाइसेमिक लेवल बहुत ज़्यादा है। अच्छा। और जब आप वो लेंगे तो अल्टीमेटली आपके ग्लाइसेमिक लेवल जो है बॉडी में, शुगर जो है वो बहुत बढ़ेगी। तो गंदम नहीं खानी चाहिए क्या? कभी भी अगर हम तिब्बे नबवी की तरफ देखें तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी पूरी हयात तैयबा में गंदम का इस्तेमाल नहीं किया, जौ तनावल फरमाते थे। आप उधर से इंस्पिरेशन लें कि आपका लाइफस्टाइल क्या था। इट मीन्स कि जो हम सुबह फर्स्ट मील ऑफ द डे ले रहे होते हैं, नाश्ता ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं, उसमें ही हम ऐसी चीज़ें खा रहे होते हैं जो हमारी इन्फ्लेमेशन कॉज कर रही होती है बॉडी के अंदर। और हमें वो रिक्वायर, देखें अब कार्डिक हेल्थ है, उस न्यूट्रिशन है जिसने कार्डिक हेल्थ को परफॉर्म करना है, ठीक है। अगर वो उसे मिला ही नहीं तो कार्डिक हेल्थ तो नेगेटिव होना शुरू हो जाएगी, आपको कार्डियोवैस्कुलर लॉट ऑफ इश्यूज आना शुरू हो जाएंगे, ठीक है ना। इसके साथ साथ आप ये देखिए कि वाटर है, वाटर इज अनदर सोर्स ऑफ इन्फ्लेमेशन। वाटर, यस, टैप वाटर, यस। अच्छा, आप देखें, आप मिनरल वाटर कहते हैं, ठीक है। क्या नेचुरल वाटर चाहिए या मिनरल वाटर चाहिए? हमें तो नेचुरल वाटर चाहिए। तो उसकी कहाँ पे हमें अवेलेबिलिटी है? इज देयर एनी अवेलेबल नेचुरल वाटर? नो। तो हम क्या कर क्या रहे हैं? तो हमें सबसे पहले अपना तबीब खुद होना है, हमें अपने आप से बात करनी है। नहीं तो अगर मिनरल वाटर ना पिए तो फिर कौन सा पानी पिए? जो टैप वाटर है वो तो नहीं पी सकते हैं, नहीं पी सकते। आप घर में आरओ लगवाएं, जिसको रिवर्स ऑस्मोसिस कहते हैं, ठीक है। वो आपको फिल्टर करके भी देगा, हाँ, और नेचुरल वैल्यूज पे देगा, उसकी पीएच 6 to 7 होगी। अच्छा, तो कम से कम आपको कंपैरेटिवली जो भी अवेलेबल है वो आप घर में सोर्स अवेलेबल करें, और वो इतना एक्सपेंसिव नहीं है।
उसकी आरओ की थोड़ी छोटी सी मशीन होती है, वो आप ज़रूर लगवाएं। आपकी कुकिंग में वो वाटर यूज़ हो, आपके ड्रिंकिंग हैबिट्स में हो, तो वो आपको बहुत फ़ायदा देता है। नहीं तो इसके अलावा ऐसे कौन कौन से फूड ग्रुप्स हैं जो हम लोग खा रहे होते हैं, यूजुअली हमारी कॉमन डाइटरी हैबिट्स में वो मौजूद होते हैं, जो कि हमारी बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन कर रहे होते हैं? जी मिस, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और ये देखिए कि हम जंक फूड खा रहे हैं, और जंक फूड में मल्टीपल चीज़ें हैं। शवारमास हैं, बर्गर्स हैं, शामी बर्गर्स हैं, अच्छा, और ये चिकन बर्गर्स हैं। आपको क्या, हमें कोई ऐसा स्टैंडर्ड है जो मॉनिटर कर सकें कि हम इतनी जो कैलोरीज हैं उनमें प्रोटीन तो बहुत कम होती है, तो कैलोरीज तो हम खाए जा रहे हैं, बर्न नहीं कर रहे, जबकि रिक्वायरमेंट लेवल की जो है वो प्रोटीन्स हैं। तो हम कैसे सेहत को एड्रेस कर सकते हैं? अनटिल अनलेस हमें अवेयरनेस लानी पड़ेगी कि हमें क्या चाहिए जो हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट पूरी करे, और मैं एक हेल्दी नॉर्मोटेंसिव लाइफस्टाइल जो है वो अडॉप्ट कर सकते हैं। फ्रूट चाट का आजकल बहुत ज़्यादा कल्चर चल रहा है ना, कि सारे फ्रूट्स काटे और उनको खा लिया। क्या हमें इस तरह खाना चाहिए? देखें, दो चीज़ें हैं। जब हम कोई भी चीज़ जो कि अल्लाह ने एक ब्रांड बनाया, लाइक वो एप्पल, अगर एक एप्पल हमने काट के किसी स्टोर पे खुला रख दिया, तो दैट इज़ ए ओपन ऑफर फॉर बैक्टीरिया एंड वायरल। तो हम वो कटी हुई चीज़ खाते हैं, तो दैट इज़ हाईली टॉक्सिक। ओके। हाँ, अगर वही आप अपने घर में इस्तेमाल करें, नीट एंड क्लीन हाथ लें, एप्पल इज़ वन ऑफ द बेस्ट। उसका अप्रोच को चेंज करना है, देखना ये कि जहाँ पे वो रखा है वहाँ पे उसकी इन्वायरमेंट क्या है, उसकी प्रेजेंटेशन क्या है। अगर हमने उसको खुला बनाना खोल के रख दिया, तो वो तो आप उसको एक ओपन ऑफर कर रहे हैं ना बैक्टीरिया को, कि ये आप जो मर्जी आए। मतलब कुछ लोग कहते हैं ना, हाँ, सोशल मीडिया पे भी बहुत सी ऐसी वीडियोस हमारे सामने आती हैं कि जो सिट्रिक फ्रूट्स होते हैं उनको अलग खाना चाहिए, जो स्वीट फ्रूट होते हैं, जो मीठे होते हैं, उनको अलग खाना चाहिए, उनको मिक्स करके नहीं खाना चाहिए। फ्रूट चाट तो बिल्कुल नहीं खानी चाहिए जो हम खा रहे होते हैं। और हमें क्वांटिटी है ना, आप अगर आप फ्रूट चाट की तरफ जाते ही क्यों हैं? आप देखें, आज आप हमेशा कोशिश करें कि एक तो फ्रेश फूड लें, अपना फ्रूट लें, जो सीजन आ रहा है ना, इनिशियली खाएं, मिड तक जाएं, जब वो वापस जा रहा है तो बिल्कुल ना लें। ठीक है, इनिशियली लें और एक स्पेसिफिक क्वांटिटी में लें। 1 एप्पल इन द डे, 1 बनाना इन अ डे, एंड सम पीसेस ऑफ अपना अंगूर लें, आड़ू लें, जो भी है, इस तरह घर में मतलब उनको मिक्स करके ना खाएं आप, वैसे होल फ्रूट 1 बाय 1 आप खा सकते हैं। वो जो मिक्स फ्रूट चाट का मामला है ना, वो थोड़ा सा गड़बड़ कर सकता है, गड़बड़ भी करता है। और वो आपके लिए ना, आपको पता नहीं है ना सब कुछ आपने एग्जैक्टली कि कौन सी आपको जो है ना वो कोई मसला जो है ना वो क्रिएट कर सकता है। तो हमने कोशिश की कि आज आप तक ये पहुंचाया जा सके कौन से जो फूड ग्रुप्स हैं वो आपको इन्फ्लेमेशन कॉज कर सकते हैं। डॉक्टर हाशिम हमारे साथ मौजूद है, हर्बल एक्सपर्ट हैं, फूड टेक्नोलॉजिस्ट हैं, रिसर्चर हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप आए। जनाब, अब एक और मौजू बहुत अहम है, और वो इसलिए भी अहम है कि हम बदकिस्मती से ऐसे मुआशरे में रहते हैं या जहाँ ज़हनी सेहत की बेहतरी, यहाँ पर स्ट्रेस पर बात करना या तो मजाक के ज़ुमरे में आता है या फिर संजीदा ही नहीं लिया जाता। और फिर अगर बात बच्चों की हो तो फिर तो और भी समझाना मुश्किल हो जाता है कि कमसन बच्चों को भला कैसे और क्यों कर स्ट्रेस हो सकता है। ये तो बात ही नामुमकिन लगती है, लेकिन नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। जो छोटे बच्चे हैं उनको भी स्ट्रेस या एंजाइटी होती है, बस वालिदैन को उसे आइडेंटिफाई करना ही मुश्किल होता है। स्कूल जाने वाले बच्चों को होमवर्क का स्ट्रेस हो सकता है, या फिर उनके एग्ज़ाम्स हैं, उन्होंने तैयारी अच्छे तरीके से नहीं की है, उनका उस चीज़ का एक मेंटल प्रेशर हो सकता है उनके ऊपर। तो हम आज यही जानेंगे कि आया किस उम्र के बच्चों में स्ट्रेस या एंजाइटी हो सकती है और उसके साइंस एंड सिम्टम्स क्या हो सकते हैं। जो पेरेंट्स हैं वो कैसे बर वक्त पता लगवा सकते हैं कि बच्चा स्ट्रेस या एंजाइटी का उनका शिकार होता जा रहा है, और किन अलामात पर वालिदैन को फौरी किसी डॉक्टर से, किसी साइकोलॉजिस्ट से ना राब्ता करना चाहिए। तो इस पर बात करने के लिए डॉक्टर इमरान अहमद जमील हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, जो कि माहिर नफ्सियात हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं। तो उनसे बात करते हैं। डॉक्टर साहब, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? थैंक यू वेरी मच फॉर द इनवाइट। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आप सुनाइए क्या हाल चाल? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। डॉक्टर साहब, आज हमने बात करनी है स्ट्रेस इन चिल्ड्रन।
बच्चों को भी स्ट्रेस या डिप्रेशन होता है? मैं नहीं पूछ रही, वालिदैन पूछ रहे हैं, वो लोग पूछ रहे हैं जिनको लगता है कि शायद बच्चों में नहीं होता, सिर्फ बड़ों में ही होता है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यकीन करें कि बच्चों में भी स्ट्रेस होता है, हाँ। बच्चों में बल्कि ज़्यादा स्ट्रेस होता है। ओके। यकीन रिसेंटली एक पब्लिश स्टडी हुई है जो कि सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल CDC की, और इसमें एक डॉक्टर हैं, डॉक्टर जुंग वी यू, उन्होंने 50,000 बच्चों में रिसर्च की। उन्होंने ये बताया है कि जो स्ट्रेस है वो ज़रूरी है बच्चों की ग्रोथ और लर्निंग के लिए। ओके। और कितना स्ट्रेस ज़रूरी है, हर बच्चा डिफरेंट है, हर बच्चा हर चीज़ को डिफरेंट अंदाज में लेता है। कुछ बच्चे स्ट्रेस कम लेते हैं, कुछ ज़्यादा लेते हैं, और जो ज़्यादा लेते हैं वो क्या होता है, आहिस्ता आहिस्ता उनकी शख्सियत पे, उनकी परफॉर्मेंस पे, उनके ग्रेड्स पे मुतासर होना शुरू हो जाता है। तो बीइंग ए पेरेंट मैं ये कहूँगा कि आप देखें कि आपके बच्चे के ग्रेड तो नहीं कम हो रहे, बच्चा आपका चिड़चिड़ा तो नहीं हो रहा, और के बच्चे को नींद के हो रहे, या वेट गेन हो रहा हो, या वेट लॉस हो रहा हो। और सबसे बड़ी चीज़ है कि स्कूल में ग्रेड से कम होना, ये एक ऐसा अलार्मिंग फैक्टर है जो कि शो करता है कि बच्चा स्ट्रेस ले रहा है। अब वो किस चीज़ का स्ट्रेस ले रहा है, कैसे ले रहा है, ये मालूम करना बर वक्त बहुत ज़रूरी है। बट कुछ बच्चे तो होते हैं ना जो जिनका ज़्यादा पढ़ाई में दिल नहीं लग रहा होता, शुरू से ही है वो इतने ज़्यादा एक्टिव नहीं होते हैं, या उनका इंटरेस्ट लेवल इतना पढ़ाई में नहीं होता, तो उनके ग्रेड्स इतने अच्छे नहीं आ रहे होते। अगर स्टार्टिंग से बात कर ली जाए, जैसे कुछ बच्चे वो टॉप नॉच होते हैं, उनका फर्स्ट ग्रेड ही आना है। कुछ बच्चे होते हैं वो कभी B ले लिया, कभी C ग्रेड ले लिया, कभी 3rd पोजीशन 4th 5 पे आ गए, तो वो इस तरह भी चल रहे होते हैं। तो इनमें किस तरह आइडेंटिफाई किया जा सकता है, या इसके अलावा और किस तरह के साइंस एंड सिम्टम्स हो सकते हैं अगर बच्चा डिप्रेशन या एंजाइटी या स्ट्रेस का शिकार हो रहा है? तो ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। हमें ये देखना ज़रूरी है कि हमारे पास बहुत बड़े बड़े स्कूल यहाँ पे हैं, तो स्कूलों में ये देखना ज़रूरी है कि हर बच्चा A+ नहीं है। कोई बच्चा A+ की कैटेगरी में है, कोई B की कैटेगरी में, कोई C की कैटेगरी में। तो आपने हर बच्चे पे इंडिविजुअल फोकस करना है, पेरेंट्स का काम है बच्चों पे फोकस करें। अब क्या है कि जो C+ है, जो बच्चा है वो A+ हो सकता है अगर आप पहले से फोकस करें और आहिस्ता आहिस्ता को साथ लेके चलें। अब C+ बच्चे में भी एंजाइटी है और A+ बच्चे में भी एंजाइटी है। अब A+ बच्चे में एग्जाम की एंजाइटी है, उसको टेस्टों की एंजाइटी है, उसने नंबर 1 A ग्रेड ही लेना है, नंबर 1 पे ही रहना है, ये भी बहुत बड़ी एंजाइटी होती है। डेफिनेटली। अब जो B+ बच्चे हैं उनके वालिदैन समझते हैं कि जी बस हमें पढ़ाई ही करनी है तो बच्चा आगे जाएगा। देखा जाए तो आजकल काफ़ी फैक्टर्स हैं, जिस तरह एक्सरसाइज का ना करना, बच्चे एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे, जंक फूड ज़्यादा खा रहे हैं। जंक फूड के इतनी रिसर्च स्टडीज़ आई हैं जो ये शो करती हैं जंक फूड के इस्तेमाल की वजह से बच्चों में एंजाइटी और स्ट्रेस बढ़ता जा रहा है। अच्छा, ऊपर से अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में रिवाज है लेट सोने का। काफ़ी फैमिलीज लेट सोती हैं, लेट जागती हैं, लेट सोशलाइज करती हैं। अगर आप निकल जाए बाहर तो 12 से 2 बजे तक आपको इतनी फैमिलीज मिलेंगी जो कि छोटे बच्चों के साथ वो लेट सोशलाइज कर रहे हैं, हैंग आउट्स कर रहे हैं। ये बहुत नुकसानदेह है। आप हैंग आउट जल्दी करें, जल्दी सोएं, 9 बजे तक सो जाएं और सुबह जल्दी उठें। उसका बच्चे के दिमाग पे इतना असर पड़ता है, इन द लॉन्ग रन बच्चे का दिमाग जो पंक्चुअल भी होता है, उसमें स्ट्रेस भी कम होता है और वो ज़्यादा चीज़ें एब्जॉर्ब करता है, और वैसे भी कहते हैं जो आपकी डीप स्लीप होती है वो 10 to 2 के जो अराउंड होती है, इस स्पैन में हो रही होती है। इवन दो के बड़ों के लिए भी ये बहुत ज़रूरी है कि 10 से 2 बजे के दरमियान जो है वो अच्छी नींद ले सकते हैं। एग्जैक्टली। मैं अपनी प्रैक्टिस में मैं BNI बशीर न्यूज़ इंस्टीट्यूट जेल प्रैक्टिस करता हूँ, इस MD हेल्थ सेंटर डिफेंस में प्रैक्टिस करता हूँ। इतने बच्चों को देखा है जो कि नींद नहीं पूरी हो रही, और वो क्या है कि लेट वालिदैन सोशलाइज कर रहे हैं, लेट खाने खा रहे हैं, अब वो 2 बजे सो रहे हैं और सुबह उन्होंने फिर 6 बजे उठ के स्कूल जाना है। अब स्कूल में बच्चे फोकस ही नहीं कर पा रहा, और ये फिर पूरी आपकी जिस्मानी, जहनी और सब इस साथ पे इसमें अंदरअंदाज होते हैं, उसको जो है ना वो इन्वॉल्व कर लेता है। अच्छा, स्टडीज़ क्या ये भी बताती हैं हमें डॉक्टर इमरान के कौन सी उम्र से बच्चे जो है ना उनमें स्ट्रेस लेवल, एंजाइटी या डिप्रेशन, इसकी अगर बात कर लीजिए तो वो शो होना शुरू हो जाता है? ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इस पर एक रिसर्च स्टडी हुई 2008 में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ ने, और इन्होंने 17,000 अडल्ट पे रिसर्च की। उसका ACE का नाम दिया कि अवर्सिव चाइल्डहुड एक्सपोजर। उन्होंने अडल्ट्स को लिया, उनको रेट्रोस्पेक्टिव स्टडी की और मालूम किया कि कब 21 एज में उनको स्ट्रेस होना शुरू हो गया। अच्छा। तो ये मालूम हुआ कि चाइल्डहुड नेगलेक्ट था, अब्यूज़ हुआ, फिजिकल, मेंटल या सेक्सुअल किस्म का, या कोई पेरेंट्स में डिवोर्स थी, या पेरेंट्स की सेपरेशन थी, या उनमें साइकेट्रिज्म थी। तो 5 साल से ऊपर उन्होंने नोट करना शुरू किया, बच्चों में असरात आने शुरू हो गए। किसी में 5 साल में आए, किसी में 7 साल में आए, किसी 10 साल में आए। अच्छा, फिर जो पढ़ाई का प्रेशर था वो भी अलग था। फिर उसके अलावा जो बुलिंग जो होती है। मगर आजकल के ज़माने में ये कहूँगा कि जो सोशल मीडिया है इसका इतना बुरा इम्पैक्ट बच्चों में पड़ रहा है। अभी रिसेंटली एक नेशनल इंस्टीट्यूट की स्टडी हुई, फिर उसका जॉन हॉपकिंस की स्टडी हुई। उन्होंने ये शो किया है कि सोशल मीडिया की वजह से बच्चे रात को लेट सो रहे हैं, फिर उनके खाने की रूटीन नहीं है, सोने की रूटीन नहीं है, साइबर बुलिंग हो रही है,
फिर उनका बॉडी इमेज इशू स्टार्ट हो गया है कि जी मेरा कद छोटा है, बड़ा है, मेरा कलर फेयर नहीं है, उसका कलर ज़्यादा फेयर है। इस पे साइबर बुलिंग हो रही है और बच्चों पे कहते कहते इतने असरात आ रहे हैं कि सोशल मीडिया बड़े नेगेटिव साथ शो कर रहा है। तो ये तो बड़ा कह लें कि हार्मफुल सिचुएशन होती जा रही है हमारी न्यू जनरेशन के लिए कि किस तरह वो कोप अप करें कि सोशल मीडिया पे जो नज़र आ रहा है वो वैसा नहीं है। इसमें मेरे ख्याल से इस तरह के प्लेटफॉर्म्स की, डॉक्टर्स की, वालिदैन की, टीचर्स की बड़ी ज़रूरत है कि वो उनको अवेयरनेस दें कि जो भी सोशल मीडिया पे आपको नज़र आता है, जो भी दिखता है, जो भी बोलता है, वो वैसा नहीं होता है। कॉइन्स के हमेशा दो रुख होते हैं, दो साइड्स होती हैं जो आपको देखनी चाहिए। ये बहुत कह लें कि एक अलमिया बनता जा रहा है हमारी सोसाइटी का। अच्छा, क्या वालिदैन की भी ऐसी आदत होती हैं जो बच्चों को स्ट्रेस में डाल सकती हैं, स्ट्रेस का शिकार बना सकती हैं? डेफिनेटली देखें, अगर तो कहते हैं कि एक हेल्दी फैमिली, हेल्दी बच्चों के लिए एक हेल्दी फैमिली का होना बहुत ज़रूरी है। हाँ। अगर वालिदैन में एंजाइटी या डिप्रेशन इशू हैं जो कि एड्रेस नहीं हुए, ट्रीट नहीं हुए, वो आगे बच्चों में इस तरह जाएंगे कि वालिदैन बच्चों पे नैगिंग करते रहेंगे, कॉन्स्टेंटली फोर्स करते रहेंगे, कॉन्स्टेंटली चीज़ों पे बोलते रहेंगे। आहिस्ता 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 बच्चों में भी एंजाइटी, डिप्रेशन के सिम्टम आने शुरू हो जाएंगे, स्ट्रेसफुल सिचुएशन आनी शुरू हो जाएगी। इसके अलावा फैमिलीज़ में अगर ड्रिंकिंग है या फिर वो डिवोर्स फैमिलीज़ हैं, सेपरेट फैमिलीज़ हैं, उनमें भी बच्चों में अंदाज होता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि पंक्चुअलिटी, एक स्केड्यूल, एक डिसिप्लिन। अगर फैमिली में डिसिप्लिन नहीं है, लेट सोना है, पढ़ाई की तरफ रुझान नहीं है, कोई फिजिकल एक्टिविटी का रुझान नहीं है, तो बच्चे भी फिजिकल एक्टिविटी नहीं करेंगे, बच्चे भी लेट सोएंगे, बच्चे भी फ़ोन का इस्तेमाल ज़्यादा करेंगे और बच्चों में भी डिसिप्लिन नहीं आएगा। तो मैंने ये देखा है कि जो हमारी फैमिली, जिस आर्मी फैमिली है, वो काफ़ी डिसिप्लिन है। उनके बच्चों को मैं देखता हूँ इतने डिसिप्लिन है कि वो सुबह जल्दी उठ जाते हैं, वो गेम्स में भी आ गए हैं, स्पोर्ट्स में भी आ गए हैं, पढ़ाई में भी आ गए हैं, वो पूरे दिन को बड़े अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज कर लेते हैं। तो ये ऐसा ही मुमकिन है कि अगर आप खुद डिसिप्लिन हैं तो आपके बच्चे भी डिसिप्लिन होंगे। सही है। नहीं तो आजकल अब जैसे सोशल मीडिया का, फ़ोन का इस्तेमाल, छोटे छोटे बच्चों के पास पर्सनल गैजेट्स हैं, पर्सनल फ़ोन्स हैं। हमें तो स्कूल में अलाउ भी नहीं था कि हम फ़ोन रख सकें, लेकिन आज का बच्चा फ़ोन के बगैर भी नहीं रहता। 2 साल का बच्चा जो है वो अपना गैजेट लेकर बैठा हुआ होता है। तो उनको किस तरह बेहतर किया जा सकता है? क्या इस टेक्नोलॉजी इराक से उनको दूर किया जा सकता है बच्चों को? डेफिनेटली इसमें काफ़ी रिसर्च हुई है। उन्होंने ये कहा है कि 2 घंटे से ज़्यादा बच्चे को स्क्रीन टाइम ना दें। स्क्रीन टाइम से टीवी भी है, कंप्यूटर भी है, आईपैड भी है, पर्सनल फ़ोन्स भी हैं, पर्सनल डिवाइसेस भी हैं, तो 2 घंटे से ज़्यादा इसका इस्तेमाल ना हो। इसमें डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। अगर आपने बच्चे को दे दिया तो बच्चा है, उसने तो यूज़ करते रहना है। वो एक चैनल से दूसरे चैनल, एक जगह से सोशल मीडिया से दूसरे सोशल मीडिया, वो तो चलता रहेगा। आपने उसको खुद यूटिलाइज़ करना है, स्ट्रिक्ट करना है, उसे पासवर्ड लगाएं, उसका टाइम टेबल बनाएं कि स्कूल से आते साथ ही आपने रेस्ट करना है या आपने होमवर्क करना है या आपने खाना खाना है, फिर 1 घंटे के लिए आपको मिलेगा, फिर आप ये काम करेंगे। आप बच्चे के साथ डील करेंगे कि आप इतना काम करेंगे तो आपको 1 घंटे के लिए मिलेगा, इतना काम करेंगे 2 घंटे के लिए मिलेगा। मगर रात को जल्दी सोना ज़रूरी है। 1 घंटे की फ़िज़िकल एक्टिविटी बहुत ज़रूरी है। एक रिसर्च स्टडी ने शो किया कि बच्चों में कम्युनिकेशन स्किल्स ख़त्म होते जा रहे हैं, बच्चों में एक्सरसाइज ख़त्म होती जा रही है, बच्चों में भागना ख़त्म होता जा रहा है। उन्होंने बच्चों को फुटबॉल दिया और बच्चों का खेलना शुरू करें, बच्चे फुटबॉल ही नहीं खेल सके। अच्छा। क्योंकि वो बच्चे फुटबॉल खेलेंगे आदि नहीं है, उनको पता ही नहीं था, उनको पता ही नहीं है खेलना है। एग्जैक्टली उनको बॉल के पीछे भागना नहीं आ रहा, उनको बॉल को किक करना नहीं आ रहा, क्योंकि वो सारा दिन अंदर बैठे कंप्यूटर पे फुटबॉल खेल रहे हैं, कंप्यूटर पे वो क्रिकेट भी खेल रहे हैं, कंप्यूटर पे सब कुछ कर रहे हैं, मगर एक्चुअल लाइफ में वो कुछ भी नहीं कर रहे। तो सोशल मीडिया का बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता जा रहा है। नहीं तो हर चीज़ तो सोशल मीडिया पे, बच्चों ने अपना काम भी करना है तो ऑनलाइन करना है, हर चीज़ करनी है, तो फिर उनका टाइम टेबल। अब एडल्ट्स में तो आप उनकी जब तक नहीं मानेंगे फिर वो एक क्लैशेस भी आ जाते हैं, फिर वो कहते हैं जी जनरेशनल गैप भी है, आजकल जेन जी हैं, फिर जेन जी उसके अलावा अल्फाज भी आ गए हुए हैं, पता नहीं कौन कौन सी जनरेशन आ गई हुई है, तो ये बहुत प्रॉब्लमेटिक बनता जा रहा है। बिल्कुल सर, आप सही कह रही हैं। जेन जी है, जेन अल्फा है। अच्छा, उसके अलावा क्या है कि हर घर के हालात डिफरेंट है, हर घर का जो ब्रेड विनर है, जो पेरेंट हैं, उनके अपने स्केड्यूल बड़े डिफरेंट हैं। कोई लोग सुबह जल्दी काम पे जाते हैं, कुछ लेट जाते हैं, कुछ रात को लेट सोते हैं। अब ये करना ज़रूरी है कि बच्चों के अंदर डिसिप्लिन जितनी जल्दी लेके आएंगे, उनके अंदर पढ़ाई के अंदर, एक्सरसाइज के अंदर, नींद के अंदर, उतना ही उनकी ग्रोथ में और उनके स्ट्रेस लेवल में वो अच्छा साबित होगा। अब जो बच्चे जल्दी सो रहे हैं, अच्छे फूड, हेल्थी फूड खा रहे हैं, घर का फूड खा रहे हैं और एक्सरसाइज कर रहे हैं 1 घंटा एटलीस्ट, उनके अंदर स्ट्रेस कम देखा गया है एज़ कम्पेयर टू वो जो कि ये काम नहीं करे। और इस पर कितने रिसर्च आर्टिकल आए कि जंक फूड है वो डायरेक्टली एसोसिएटेड है
एंजाइटी और डिप्रेशन के साथ। जो जंक फूड ज़्यादा बच्चे खाते हैं उनमें एंजाइटी भी ज़्यादा है, डिप्रेशन भी ज़्यादा है, उनमें मोटापा भी होता जा रहा है, उनके अंदर ब्लड प्रेशर भी बढ़ता जा रहा है, उनके अंदर डायबिटीज़ भी आती जा रही है, और ये सब स्ट्रेस के साथ है, सब जो है नेगेटिव हार्मोन्स के साथ है। तो ये स्ट्रेस जो है ना वो एक कल्प्रेट है जो बहुत सारी डिजीज़ का शिकार, बहुत सारी प्रॉब्लम्स का शिकार बनता जा रहा है। अच्छा, स्कूल में ख़ास तौर पर जो ये वाली जनरेशन है जो स्कूल जाना शुरू होती है ना, उसमें मैंने देखा है कि ज़्यादा स्ट्रेसफुल माहौल रहता है, डिप्रेशन, एंजाइटी रहती है, स्टेटस का जो है ना बहुत ज़्यादा कॉन्शियस आजकल बच्चे, मतलब अगर एक मिडिल क्लास का बच्चा भी है ना, वो भी अगर हाई स्कूल जा रहा है, किसी अच्छे हाई फाई स्कूल जा रहा है, तो वहाँ पे स्टेटस डिफरेंस है ना बच्चों के। कुछ बच्चे जो है ना बहुत एक हाई फाई कह लें कि एलीट क्लास से आ रहे हैं, कुछ मिडिल क्लास से आ रहे हैं, तो वो जो क्लैश आता है स्टेटस का, वो भी बच्चे को क्या डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस का शिकार बनाता है? बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा ही है। देखें, अगर एक बच्चे पास से खिलौना है, दूसरे के पास नहीं है, तो कोशिश करें बस खिलौना वो आ जाए, उसमें वो स्ट्रेस क्रिएट हो जाएगा। जब तक मुझे वो खिलौना, मुझे आईफोन, मुझे आईपैड नहीं चाहिए। अब आजकल आईफोन का इतना रिवाज है कि बच्चा कहता है मुझे आईफोन 10 नहीं चाहिए, मुझे आईफोन 16 चाहिए या 16 प्रो चाहिए। तो जैसे जैसे ये मॉडल चेंज होते जा रहे हैं, बच्चों में भी एंजाइटी के लेवल आ रहा है कि जी फलाने के पास आईफोन 10 है, फलाने के पास आईफोन 16 है, आईपैड प्रो है, मुझे भी ये चीज़ें चाहिए। और देखा जाए कि वो वालिदैन के लिए स्ट्रेस क्रिएट कर देते हैं, और फिर वो उसी स्ट्रेस के साथ साथ, अच्छा इसमें जो ज़रूरी चीज़ ये है कि बच्चों को गाइड किया जाए, वालिदैन बच्चों से मिलकर बैठें, उनको गाइड करें। टीचर्स की जिम्मेदारी बनती है कि वो बच्चों को गाइड करें, उनको डिसिप्लिन, और फिर वो वालिदैन को बताएं कि अपने बच्चों को कैसे गाइड करना है। देखें, बच्चे मासूम होते हैं, वो स्पंज की तरह होते हैं, वो हर चीज़ एब्जॉर्ब कर लेते हैं। अच्छी या बुरी चीज़ जो इर्द गिर्द हो रही है उसको एब्जॉर्ब कर लेंगे। उनको काफ़ी दफ़ा नहीं पता चलता कि वो क्या कह रहे हैं। मतलब एक बच्चा कह रहा है मुझे आईफोन 16 चाहिए, आईफोन 16 और नॉर्मल फ़ोन में कोई ख़ास फ़र्क नहीं है, वो तो उसमें मॉडल में फ़र्क है। तो बच्चे को नॉर्मल जो चीज़ चाहिए तो उसमें रेगुलर फ़ोन से मिल सकती है, मगर चूंकि वो बच्चा है, वो ज़िद कर रहा है, तो वालिदैन को चाहिए कि उसको उसके मुताबिक डील करें, उसके साथ बैठें, पॉजिटिव टॉक करें, उसके स्ट्रेस को कम करें, पढ़ाई की तरफ लेके आएँ, एक्सरसाइज की तरफ लेके आएँ, आहिस्ता आहिस्ता उसको मोल्ड करते हैं, उसकी काउंसलिंग करते रहें। तो ये बहुत ज़रूरी है। पहली जिम्मेदारी वालिदैन की बनती है कि अपने बच्चे की काउंसलिंग करें। दूसरी जिम्मेदारी मैं कहता हूँ टीचर्स की बनती है कि वो देखें कि किस बच्चे में एंजाइटी का लेवल ज़्यादा हो रहा है, कम हो रहा है, उसको वालिदैन को इन्फॉर्म करें, और इस तरह इसको हम कम कर सकते हैं। जो है ना ये कम की जा सकती है। ये बताइए, जो ओवर प्रोटेक्टेड वालिदैन भी कुछ होते हैं ना, कुछ तो होते हैं कि चले उन्होंने बच्चों को प्रोवाइड कर दी हर चीज़ और उनको लगता है कि हमारी बस इतनी जिम्मेदारी थी। कुछ पेरेंट्स होते हैं जो ओवर प्रोटेक्टेड होते हैं, क्या वो भी बच्चों के अंदर स्ट्रेस जो है ना क्रिएट कर रहे होते हैं? देखें, हर चीज़ की ज़्यादती नुकसानदेह साबित हो जाती है। ओवर प्रोटेक्टेडनेस की जो है लिमिटेशंस है, ठीक है। अगर आप एक हद तक ओवर प्रोटेक्टेड है बच्चे को, आपको पता है कि बच्चे के फ्रेंड्स कौन से हैं, बच्चे का स्केड्यूल क्या है, वो कब आता है, कब जाता है, उसकी पढ़ाई में कैसे जा रहा है, तो ये अच्छा है, ये पॉजिटिव है। होना भी चाहिए, इतना तो मैं कहती हूँ कि आपको करना चाहिए बच्चे को। एग्जैक्टली। और अगर आप इतने हैं कि बच्चा अगर आपका बी आ रहा है, उसने ए में जाना है, या ए आया तो ए प्लस में जाना है, तो ये थोड़ी सी ज़्यादा है। तो उसके लिए फिर क्या होता है, बच्चे का काफ़ी वालिदैन है जो बच्चे पे इतना फोर्स करते हैं, इतना प्रेशर डालते हैं कि स्कूल से आगे एकेडमी जाना है, एकेडमी में दूसरी एकेडमी जाना है, फिर दूसरे टीचर ने आना है। तो मेरा ख्याल है कि बच्चे पे ज़्यादा प्रेशर पढ़ाई का डालने के बजाय कम प्रेशर डालें। बच्चा डेफिनेटली एकेडमी, अगर स्कूल में अच्छा पढ़ रहा है तो ठीक है, अगर नहीं अच्छा पढ़ रहा है तो एकेडमी में डाल दें, मगर साथ बच्चे के बैठें, उसके साथ बैठ के थोड़ा कोशिश करें कि गो थ्रू करें उसके साथ। जब तक आप कम्युनिकेट नहीं करेंगे, वो अपने एंजाइटी अपने अंदर होल्ड करके बैठा रहेगा। अब वो एंजाइटी नेल बाइटिंग में निकलेगी, पिंचिंग में निकलेगी, कटिंग में कहीं ना कहीं सूरत में निकलेगी, अपने आप को हार्म करने में निकलेगी। एग्जैक्टली। तो कोशिश ये करें कि बच्चे से टाइम स्पेंड करें। अच्छा, अगर आप टाइम स्पेंड नहीं कर सकते, उसके साथ कहीं वॉक पे निकल जाएं, उसके कोई साइकिलिंग पे निकल जाएं, कोई स्पोर्ट्स शुरू कर दें, जिम शुरू कर दें। यानी मैं कहूँगा कि वालिदैन को चाहिए कि बच्चों के साथ खुद भी एक्सरसाइज करें। अमेरिका के अंदर हर वीकेंड पे पेरेंट्स जो है बच्चे के साथ बेसबॉल खेलने जाते हैं, उसी कॉस्ट्यूम में। वो कॉस्ट्यूम खरीदते हैं, पूरा यूनिफॉर्म लेते हैं, बच्चे के साथ जाते हैं और बच्चे के साथ 7 दिन स्पेंड करते हैं। बच्चा इतना अच्छा महसूस करता है कि मेरे वालिदैन मेरे साथ खेलने आए हैं, मेरी गेम देखने आए हैं, मेरे साथ ये खेल रहे हैं, मेरे साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में ऐसा नहीं है। हमारे मुल्क में वीकेंड पे ज़्यादातर वालिदैन सो रहे हैं, बच्चे उठ के बैठे हैं, मीडिया को बैठे हुए हैं, वो एक्टिविटी भी नहीं कर पा रहे। तो अगर एक्टिविटी आप बच्चे के साथ करेंगे, बच्चे से टाइम स्पेंड करेंगे, वो खुद ही अपने अंदर से अपनी एंजाइटी निकालेगा, आपको इन्फॉर्म करेगा, फिर आपसे मशवरा लेगा कि जी मैं इस चीज़ को कैसे डील करूँ। और फिर जो आपने बताया कि ओवर प्रोटेक्टेड, आप जब
इस हद तक बच्चे से टाइम स्पेंड करेंगे तो वो पॉजिटिव है, बच्चे के लिए फ़ायदेमंद है। वो भी फ़ायदेमंद है और आपका भी अच्छा टाइम गुजरेगा, बॉन्डिंग अच्छी होगी, कम्युनिकेशन गैप जो है आजकल के जो बच्चे ये शिकवा कर रहे होते हैं जी हमारा कम्युनिकेशन गैप बहुत ज़्यादा है या जनरेशनल गैप बहुत ज़्यादा है, तो वो भी कम होना शुरू हो जाएगा। बस ये है कि जनाब एक दूसरे को वक्त देना शुरू कर दें, तमाम तर प्रॉब्लम जो है ना वो हल होना शुरू हो जाएंगी। अगर आप अपने बच्चों को वक्त नहीं देंगे तो कोई बाहर का बंदा उनको वक्त ज़रूर देगा जो कि उनके लिए अच्छा नहीं होगा। तो ये सिर्फ सोच रखें अपने दिमाग में, बाकी हर चीज़ सही हो जाएगी। डॉक्टर इमरान अहमद जमील हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद थे। डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच कि आप आए, इसके ऊपर बात की। ब्रेक लेते हैं, यहाँ पे मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब अब कुछ लाहौर के हवाले से बात कर लेते हैं। आपको याद होगा कि ये मॉनसून का मौसम जब आने से पहले लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम भी शुरू हुआ, बहुत ही उसमें कह लें कि प्रोग्रेस हमें दिन ब दिन अच्छी देखने को मिल रही थी। लेकिन जैसे ही मॉनसून का मौसम आया वो प्रोग्राम भी पॉज हो गया कि जब ये मॉनसून का मौसम जाएगा उसके बाद इसको दोबारा से शुरू किया जाएगा और दोबारा से लाहौर को डेवलप किया जाएगा। एक तो इसके ऊपर हमने बात करनी है क्योंकि इस पर फैसला ये हुआ था लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम के आगाज़ पर कि वासा का जो एरिया है ना वो बढ़ाने का फ़ैसले के ऊपर अमल दरामद होना था, जो कि अभी भी मुंतज़िर है इस फ़ैसले का। दूसरा, प्लान के मुताबिक नए एरियाज़ नोटिफाई और अफसरान की नई तैनातियाँ भी होनी थी। इसके ऊपर एक तो हम बात करेंगे। दूसरा ये कि एलिवेटेड एक्सप्रेस वे के ऊपर भी हम बात करने जा रहे हैं, जो कि मंसूबा दोबारा ज़िंदा हो गया है और अब इस मंसूबे में क्या तब्दीलियां लाई जाएंगी, कब से ये अल्तवा का शिकार था जो अब इसके ऊपर दोबारा से काम शुरू होगा, कब शुरू होगा, कैसे होगा, इन तमाम तर चीज़ों के ऊपर अभी हम बात करने वाले हैं। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ जैन मौजूद है, शेख जैन मौजूद हैं। जैन, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अच्छा हूँ मैं, आप बताएं। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। जैन, सबसे पहले एलिवेटेड एक्सप्रेस वे के ऊपर ही बात कर लेते हैं। ये मंसूबा दोबारा से ज़िंदा हो गया है, दोबारा से इसकी कब्र खोद के इसको दोबारा से निकाला गया है। कब ये शुरू हुआ था? गालिबन शहबाज दौरे हुकूमत में ये शुरू हुआ था और तब से अभी तक अल्तवा का शिकार होता जा रहा था। लेकिन देखिए नून लीग की दोबारा हुकूमत आई और उन्होंने दोबारा से गालिबन ये पहला है मंसूबा जो कि लास्ट किसी एरा से इन्होंने दोबारा शुरू किया है, जिंदा हुआ है जो, वरना तो मैंने सारे नए प्रोजेक्ट्स ही देखे हैं। सबसे पहले तो मुनीबा आपने समंदर को कूज़े में बंद कर दिया ये बात करके कि ये कब्र से निकाल के इसको दोबारा ज़िंदा किया, तो इसमें कोई शक नहीं है कि इसको कब्र से निकाल के ही ज़िंदा किया गया है। शहबाज दौरे हुकूमत में जिस तरह आपने बताया, जब शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आला पंजाब थे तो उस वक्त सेंट्रल लाहौर को मोटरवे तक सिग्नल फ्री रास्ता फ्राहम करने के लिए ये प्रोजेक्ट सोचा गया था कि एलिवेटेड एक्सप्रेसवे मंसूबा शुरू करते हैं। टेंटेटिव प्लान ये था कि गुलबर्ग जहाँ पे होम इकोनॉमिक्स कॉलेज है मेन बुलेवार्ड पे, वहाँ से एक एलिवेटेड ट्रैक फ्लाईओवर उठेगा और बाबू साबू तक जाएगा और ये अपनी नोयत का मुनफरिद प्रोजेक्ट था। इससे पहले शहर में इस तरह का एक स्पेसिफिक जो एक्सप्रेस वे है वो नहीं बना। 2015 में इस मंसूबे पर काम का बाकायदा तौर पर आगाज़ कर दिया गया था। ऐसा नहीं है कि उस वक्त इस मंसूबे की कोई कागजी कार्रवाई की गई। अभी तक इस मंसूबे पे 6 अरब रुपया लग चुका है। 6 अरब अभी लग चुका है और अभी इसका कोई काम ऐसा नहीं हुआ। 10 साल पहले आप देखें कि 10 साल पहले डॉलर का क्या रेट था। उस वक्त इस मंसूबे के लिए 256 कनाल अराजी अक्वायर की जा चुकी है जिसके ऊपर से इस एक्सप्रेसवे ने गुजरना था। फिर उसके बाद जो शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत है, एक तो वो ख़त्म हो गई, फिर इस मंसूबे में कुछ पेचीदगियाँ आ गई। और ये जो कब्र खोदने का अमल है ना इस मंसूबे को निकालने के लिए, ये ऐसा नहीं है कि शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत चली गई, इसको दफन कर दिया गया, फिर उसके बाद अब मरीम नवाज शरीफ साहिबा की हुकूमत आई तो इसको निकाल लिया गया। बार बार कोशिशें की गई हैं कि इस गड्ढे को खोदा जाए, मुर्दे को बाहर निकाला जाए, लेकिन कोई भी हुकूमत कामयाब नहीं हो सकी।
बुज़दार साहब ने अपने 2 साल का इक़्तिदार गुजारने के बाद इस मंसूबे को ज़िंदा किया था और LDA को कहा था कि इस मंसूबे पर काम का आगाज़ किया जाए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली नहीं हो सका। उसके बाद हमज़ा शहबाज साहब की जब हुकूमत आई, गो कि वो हुकूमत सिर्फ 90 दिन की हद तक महदूद थी, लेकिन उन्होंने भी कोशिश की कि मैं इस मंसूबे को ज़िंदा करूं। फिर उसके बाद जब परवेज़ लाही साहब की हुकूमत आई तो उन्होंने तो बाकायदा LDA गवर्निंग बॉडी के इजलास में इसकी मंजूरी भी दी कि इसको शुरू कर दिया जाए। उसके बाद निगरान दौरे इक़्तिदार में जहाँ पर इतने सिग्नल फ्री कॉरिडोर्स बने, इतनी सड़कें बनी, फ्लाईओवर बने, अंडरपासेस बने, इस मंसूबे को नहीं छेड़ा गया। सही है। अब जब मरीम नवाज शरीफ साहबा की हुकूमत आई है तो उस वक्त अब इस मंसूबे को दोबारा शुरू करने के हवाले से प्लान बनाया गया है। एक महकमा हाउसिंग की तरफ से जो समरी है वो चीफ मिनिस्टर साहिबा को अरसाल की गई और चीफ मिनिस्टर साहिबा ने कहा कि बिल्कुल इस मंसूबे पर काम का आगाज़ करना चाहिए। ठीक है। अब ये एक चैलेंज है कि क्या वाकई ही इस मंसूबे पर काम का आगाज़ हो जाएगा। मैं अपनी भी और बाकी लोगों की भी जो सुनने वाले हैं उनकी ये इस्लाह करना चाहता हूँ कि हम ये जो सड़कों की तमीर को कह देते हैं ना, मेगा प्रोजेक्ट शुरू हो गया। मेगा प्रोजेक्ट बेसिकली ये एलिवेटेड एक्सप्रेसवे है। ये 5, 7, 10, 15, 20 अरब रुपए से नहीं बनने वाला। इसको बनाने के लिए 50 से 80 बिलियन रुपए की कॉस्ट रिक्वायर्ड होगी। ये ऐसा नहीं है कि पंजाब हुकूमत ने 5 अरब रुपए दिया और कहा कि चलो सड़कें बनाना शुरू कर दें। आप देखें गुलबर्ग से लेके बाबू साबू तक ये कोई 17 से 18 किलोमीटर का ट्रैक बनता है जो कि तमाम का तमाम एलिवेटेड होगा। तो एलिवेटेड एक्सप्रेसवे जहां पर तमीर करना ज़रूरी है, वहीं पर अपने जो अराजी एक्वायर की है उसको वापस लाना भी ज़रूरी है। गवर्नमेंट ने अभी इस गवर्नमेंट ने क्या, पिछली एक दहाई में जितनी भी गवर्नमेंट्स आई, किसी ने भी अपनी इस सरकारी अराजी को वापस लेने के लिए कोई काम नहीं किया। तो जहां पर ये एलिवेटेड एक्सप्रेसवे की तमीर एक चैलेंज है, वहीं पर उस अराजी को वापस लेना और उसको काबिल इस्तेमाल बनाना वो भी एक इनके लिए चैलेंज होगा। चलिए, ये सबसे बड़ा ये चैलेंज होगा जहन। मुझे लगता है कि एलिवेटेड एक्सप्रेसवे तो बन जाएगा, लेकिन उससे पहले ये जो लैंड एक्विजिशन है, एक्वायर इन्होंने करनी है, वो सबसे बड़ा चैलेंज है कि वो किस तरह वहाँ से लोगों को जो है ना हटाया जाएगा। तो अभी तो सिर्फ समरी मूव हुई है एलिवेटेड एक्सप्रेसवे की। देखते हैं कि आने वाले दिनों में इसके ऊपर मज़ीद क्या काम होगा, उसके ऊपर भी आपको बताते रहेंगे हम। सेकंड स्टोरी पे जहन आ जाते हैं। लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम का आगाज़ हुआ था मॉनसून से पहले, फिर मॉनसून आ गया, वो भी अभी ठप पड़ा हुआ है। वासा का एरिया बढ़ाने का फ़ैसला किया गया था और वो वासा तो अभी भी मुंतज़िर है कि इस फैसले के ऊपर कब अमल दरामद होगा। क्यों नहीं अमल दरामद हो रहा? नोटिफाई भी करना था अफसरान की, नई तैनातियाँ भी होनी थी, नहीं हुई अभी तक। बिल्कुल नहीं हुई। वो आपके सारे जितना भी लंबा सा एक सवाल है उसका क्लोज एंडेड जवाब है कि नहीं हुई। तो लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम ये एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव था पंजाब गवर्नमेंट का। तमाम तर तनकीद के बावजूद पंजाब गवर्नमेंट ने लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम का आगाज़ किया, जिसका मकसद ये था कि लाहौर का जो सीवरेज और वाटर सप्लाई है वो इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड करना है। आपको मालूम है कि लाहौर के चाहे पोश एरियाज़ हों या नवाही इलाके हों, वहाँ पर सीवरेज और वाटर सप्लाई के मसाइल हर वक्त रहते हैं। तो इसीलिए पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से ये फ़ैसला किया गया कि एक ही दफ़ा अरबों रुपए में जो सीवरेज और वाटर सप्लाई का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको हम अपग्रेड कर देते हैं, ताकि आइंदा आने वाले 10 से 12 सालों में लाहौर में सीवरेज और वाटर सप्लाई के मसाइल ना हों। इसको 2 फेज़ में तकसीम किया गया। पहले फेज़ में निस्तर टाउन, रावी टाउन, गंजबख्श टाउन, इसके अलावा अजीज़ भट्टी टाउन और अलामा इकबाल टाउन के जो कुछ एरियाज़ हैं वहाँ पर ये सीवरेज वाटर सप्लाई का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको अपग्रेड कर दिया गया। इस वक्त जो लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम फ़ेज़ 1 की फ़िज़िकल प्रोग्रेस है वो तकरीबन 95% है। अब फ़ेज़ 2 का आगाज़ हो गया। ये मानसून की बारिशों की वजह से काम सुस्त रवि का शिकार है, सैलाब की वजह से भी चीज़ें मुतासिर हुई। फिर जो सैलाब ज़दा इलाके हैं वहाँ पर तमाम वासाज की मशीनरी को डिप्यूट कर दिया गया, तो लिहाजा LDP पे तो काम अभी नहीं चल रहा। लेकिन फ़ेज़ 1 जिसका आप हवाला दे रही हैं, प्लान ये बनाया गया था कि जैसे ही फ़ेज़ 1 का सीवरेज वाटर सप्लाई का इंफ्रास्ट्रक्चर हम डाल देंगे, उसके बाद
साथ साथ जो इलाके हैं वो वासा उसको टेक ओवर करता रहेगा, ताकि जिन लोगों को ये फैसिलिटी फराहम की है एटलीस्ट वो उसका इस्तेमाल तो करना शुरू करें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस मामले के ऊपर भी इदारों की तरफ से कोताही बरती गई। तकरीबन लाहौर में 130 किलोमीटर की लंबी सीवरेज की लाइनें बिछाई गई हैं, 130 किलोमीटर। ये 130 किलोमीटर का वो एरिया है जहां पर पहले किसी तरह का कोई सीवरेज सिस्टम मौजूद नहीं था। ओके। वहां पे अभी तक ऑलमोस्ट 80 बिलियन रुपीस लग चुके हैं, लेकिन वो 80 अरब रुपए लगाने का जो फ़ायदा है वो वहाँ की आवाम को नहीं हो रहा। क्यों? उसकी वजह यह है कि उन घरों के, उन हाउसिंग सोसाइटियों के, उन कमर्शियल इमलाक के, वहाँ पे जितने भी बसने वाले लोग हैं उनके वाटर सप्लाई और सीवरेज के जो कनेक्शन हैं उस पर्टिकुलर यूनिट के, उस घर के या उस कमर्शियल बिल्डिंग के, वो अभी तक मेन लाइन से कनेक्ट नहीं हो सके। ओके। तो ये जो इतनी बड़े बड़े सीवरेज और वाटर सप्लाई लाइनें डाली हैं, क्या इंतज़ार कर रहे हैं कि इसके अंदर जो गैसेज हैं वो इसको ख़राब करना शुरू कर दें? देखें, अगर कोई चीज़ ज़ेरे ज़मीन डाल दी गई है तो अगर उसको इस्तेमाल में नहीं लाएंगे तो उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम हो जाती है 2 टाइम्स। अगर एक पाइप में से पानी गुजरता रहता है और उसकी लाइफ 50 साल है, अगर उसको खाली रखा जाएगा तो उसकी लाइफ 25 साल हो जाएगी, क्योंकि उसके अंदर एक कुदरती निज़ाम है कि गैसेस पैदा होंगी। अभी उन तमाम जो ये सीवरेज और वाटर सप्लाई लाइनें हैं उनको ज़ेरे ज़मीन दफन कर दिया गया है। उनके जो कनेक्शंस हैं वो अभी तक घरों के साथ या कमर्शियल इमलाक के साथ नहीं किए गए, जिसकी वजह से ये 80 अरब रुपए लगाने के बावजूद जो लोग हैं वो उससे मुस्तफ़ीद नहीं हो रहे। लोगों को तो इस LDP का तब फ़ायदा है जब ये नए पाइप से उनके घर जो कंटामिनेटेड वाटर है वो नहीं आएगा, वो साफ पानी पीना शुरू कर देंगे, उनके इलाकों से जो सीवरेज ओवरफ्लो होता है वो रुक जाएगा। तो आपने इतने पैसे लगा दिए, ये काम तो अभी भी वैसे का वैसे हो रहा है। अभी भी जाके निस्तर टाउन के हालात देखें, निस्तर टाउन जनरल हॉस्पिटल के पीछे का एरिया, कच्चा जेल रोड का इलाका। तो ये क्या ऑल इन ऑल वासा के अंडर आती है ये सारी चीज़? देखें, इसमें 2 चीज़ें हैं कि सीवरेज और वाटर सप्लाई का जो काम है वो वासा की तरफ से किया जाना है, उसके ऊपर जो गलियां हैं वो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को जिम्मेदारी तफवीज़ की गई है। तो अभी तक वासा ने कनेक्शन नहीं किए, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने ऊपर गलियां नहीं बनाई, और जो अवाम है वो देख रहे हैं कि मॉनसून में तो उनका बहुत ही बुरा हाल हुआ होगा। बहुत ज़्यादा बुरा हाल, बहुत ज़्यादा बुरा हाल। लोगों ने झोलियाँ उठा उठा के दुआएं दी हैं इनको कि खुदारा ये जो हमारे घरों के सामने, आज आपने सुबह सुबह दफन और कब्र की बात शुरू कर दी है, जो इनके घरों के सामने कब्रें खोदी हुई हैं, इनको तो कम से कम बंद करें। लोगों का अपने घरों से निकलना महाल हो चुका है। देखें, किसी के पास मोटर बाइक है, किसी के पास गाड़ी है, साइकिल है, कोई भी सवारी है, अगर उसका घर का रैंप तोड़ दिया है, उसके घर के सामने एक खड्डा मार दिया है, तो वो अपनी गाड़ी किस तरह, अपनी बाइक किस तरह अंदर लेके जाएगा? एक तो ये उनको मोबिलाइजेशन में प्रॉब्लम हो रही है, दूसरा बेसिक नेसेसिटी पानी है। जो पहले वाले कनेक्शन थे वो आपने बंद कर दिए, नए वाले कनेक्शन आपने लगाए नहीं है। लोगों को पानी के हसूल के लिए एक एरिया से दूसरे एरिया जाना पड़ रहा है। आपने ये अक्सर देखा होगा कि लोगों ने अपनी बाइक्स पे या अपने कंधों के ऊपर वो कैन उठाए हुए हैं, बॉटल्स उठाई हुई हैं, और वो जाके दूसरे इलाकों से पानी भर के लेके आ रहे हैं। खुदारा, इसके ऊपर बड़ा सख्त डिसीजन लेने की ज़रूरत है, बड़ी संजीदगी का मुजाहरा करने की ज़रूरत है। ये कोई छोटा सब्जेक्ट नहीं है। लोगों को सीवरेज वाटर सप्लाई फराहम करना रियासत की बुनियादी जिम्मेदारियों में से एक जिम्मेदारी है। जिस तरह हेल्थ देना, छत देना, तालीम देना, उसी तरह पानी और सीवरेज ये बुनियादी सहूलियात में से है। तो लोगों से तो पहले जो बुनियादी सहूलियात उनको थोड़ी बहुत मिल रही थी वही आपने छीन ली है। बिल्कुल तो ऐसे नहीं आपने कैसे फराहम करनी है। तो इस तरह ये तकरीबन 12 से 13 लाख की आबादी है जिसको अभी तक ये सहूलियात मुयस्सर नहीं है, जो मुतासिर हो रही है। कि जो काम कर रहे हैं एटलीस्ट उनको तो पूरा करके आप ख़त्म करें, फिर अगले फेज़ पर आपको जाना चाहिए। कोशिश तो हमने की है कि जो है ऐवानों तक या फिर उन अफसरान तक हमारी आवाज़ पहुँच जाए, ज़हन की आवाज़ पहुँच जाए, ताकि ये जो लोग हैं जो सफ़र हो रहे हैं, जो मुतासर हो रहे हैं इन तमाम तर प्रॉब्लम से, उनको उनके बारे में सोचा जा सके। शेख ज़ैनुल आबिदीन हमारे साथ मौजूद थे। ज़ैन, थैंक यू सो मच कि आप आए, इसके ऊपर बात की। ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, पंजाब के हवाले से बात कर लेते हैं और आपको पता है कि आज भी वक्फे से बारिश बरसने के जो चांसेस हैं वो ज़ाहिर किए जा रहे हैं, महकमा मौसमियात की तरफ से बताया गया है। और साथ ही साथ ये भी बताया जा रहा है कि जनाब पंजाब के दरियाओं में तुग़यानी बरकरार है, अभी भी ख़तरा मौजूद है। तो इस पर मज़ीद अपडेट्स ले लेते हैं क्योंकि कल तक जो है ना वो बारिशों के हवाले से बताया जा रहा है। और रावी की क्या सूरत हाल है, जो रावी में पानी की सतह है वो कहाँ तक पहुँची है, उस पर बात करने के लिए हमारे साथ सुहेल कैसर साहब मौजूद हैं, नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ हैं। सुहेल साहब, आपको खुश आमदीद कहते हैं जागो लाहौर में। सुहेल साहब, बताइएगा क्या सूरत हाल है। बताया जा रहा है पंजाब के दरियाओं में अभी भी तुग़यानी बरकरार है और ख़दशा यही जाहिर किया जा रहा है कि अगर मज़ीद बारिशें हुई और ज़्यादा बारिशें हुई तो सैलाब की सूरत हाल बन सकती है या अर्बन फ्लडिंग हो सकती है। देखिए, सैलाब की सूरत हाल तो जो है वो इस वक्त भी रावी, सतलुज और चनाब में बरकरार है जी। लेकिन इस वाले से एक अच्छी बात यह है कि जो महकमा मौसमियात के ज़राए हैं अब वो ये कह रहे हैं कि ये जो बारिशों का सिलसिला या मानसून का सिलसिला है मुमकिन तौर पर 10 सितंबर से इसकी वापसी का अमल शुरू हो जाएगा। मतलब जिस तरह मानसून की आमद होती है, मुख्तलिफ वो टाइम लेता है अपना, मुख्तलिफ जरियों से, मुख्तलिफ रास्तों से पाकिस्तान में दाखिल होता है, तो इन्हीं रास्तों से इसकी वापसी भी होती है। और ये बाकायदा एक अमल है जो तवील अरसे से चल रहा है। पहले आमद होती है, फिर उनका जाने का वक्त हो जाता है। तो अब मानसून की जो बारिशें हैं इनके जाने का तकरीबन वक्त हो चुका है। लेकिन जो आप दरियाओं की बात की है तो उसमें अभी तक सूरत हाल को हम मुकम्मल तौर पर काबिल इत्मीनान करार नहीं दे सकते। खुसूसन दरिया चनाब और दरिया सतलुज में जो हालात हैं वो भी काफ़ी ख़तरनाक हैं कि दरिया सतलुज में गंडा सिंह वाला के मुकाम पर जहाँ भारत से जब दरिया सतलुज पाकिस्तान में दाखिल होता है तो उसका जो उसमें पानी के बहाव की जो पहली मेजरमेंट होती है वो गंडा सिंह वाला के मुकाम पर होती है। तो उसके बाद फिर आगे सिलसिला चलता है। तो इस वक्त भी वहाँ पर 3,19,000 क्यूसिक पानी चल रहा है और सतलुज के लिहाज से ये इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है। और सैटरडे को भारतीय हाई कमीशन ने फिर एक मरतबा पाकिस्तानी हुक्काम को बताया था कि दरिया सतलुज पर भारतीय इलाके में हरी के पतन से नीचे जो है वहाँ अभी तक पानी का भाव इंतहाई ऊंचे दर्जे में चल रहा है। तो मतलब ये वहाँ से मजीद पानी भी आ सकता है। और यही पानी जब आगे दरिया सलमान के मुकाम पर पहुंच रहा है तो वहाँ भी ऊंचे दर्जे का सैलाब है, 1,35,000 क्यूसिक है। और फिर हम अगर दरिया चनाब की तरफ आ जाते हैं तो जहाँ भारत से जब पानी आता है दरिया चनाब में तो पहली मेजरमेंट होती है मराला के मुकाम पर, तो वहाँ पर तो अब सूरत हाल बहुत बेहतर है। तकरीबन 84,000 पानी का 84,000 क्यूसिक पानी चल रहा है। इससे आगे खानकी हेडवर्क्स पर पहुंचे तो ये तकरीबन 1,47,000 है। कादराबाद के मुकाम पर भी पानी का भाव ठीक है, निचले दर्जे का सैलाब है, 1,47,000 क्यूसिक पानी चल रहा है। लेकिन इसके बाद जब हम हेड त्रीमो का रुख करते हैं तो वहाँ पर दरिया चनाब में इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है। और हेड त्रीमो वो जगह है जहाँ पर दरिया जेहलम और दरिया चनाब का मिलाप भी होता है और ये मुश्तरका तौर पर मिलकर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर पानी का बहाव 5,43,000 क्यूसिक रिकॉर्ड किया जा रहा है। और अभी जाहिर है ये पानी आगे पांचनाथ में जाएगा, फिर वहाँ से दरिया सिंध में गिरेगा और उसके बाद ये पंजाब से निकल जाएगा। लेकिन अभी तक हेड त्रीमो के मुकाम पर, फिर पीछे जलालपुर पीरवाला के मुकाम पर भी सूरत हाल काफी खराब है दरिया चनाब में। ठीक है। रावी के बारे में भी आपको मुख्तसरन बताते चलूँ कि यहाँ जस्सड़ के मुकाम पर, मतलब जब भारत से दरिया रावी पाकिस्तान में दाखिल होता है तो पहला इसका मुकाम आता है कोट मैना। उसके बाद फिर ये जस्सड़ पहुंचता है, यहाँ पानी की मेजरमेंट होती है तो यहाँ पर पानी का बहाव जो है 45,000 क्यूसिक है। मतलब निचले दर्जे का सैलाब है, कोई खतरे वाली बात नहीं है। दरिया और शादरा के मुकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब है, अभी तक पानी का बहाव 90,000 क्यूसिक चल रहा है। और दरिया रावी चूंकि छोटा दरिया है तो इसलिए यहाँ पर जब पानी का बहाव 90,000 क्यूसिक से तजावज़ करता है तो ये ऊंचे दर्जे का सैलाब कंसीडर किया जाता है। और इससे आगे जब हम बल्लों की, मतलब ये पत्तों के कसूर वगैरह के करीब ये है, बल्लों की हेडवर्क्स के मुकाम पर पानी का जो दबाव है वो काफ़ी ज़्यादा है और यहाँ पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है और पानी का बहाव
39,000 क्यूसिक जो है वो रिकॉर्ड किया जा रहा है। और इसी तरह इससे आगे जो है सदनाई है, ये अब्दुल हकीम वाला के पास जाकर ये वाकया है सदनाई, तो यहाँ पर भी पानी का बहाव जो है 1,23,000 क्यूसिक है और ऊंचे दर्जे का सैलाब कंसीडर किया जा रहा है। और आप देखिए कि बेशुमार जो अराजी है वो मुतासर हो चुकी है और एक अंदाज़ा एक तकरीबन 10 लाख एकड़ के करीब जो अराजी है उसमें जो खड़ी फसलें हैं उनको या तो वो मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई या फिर उनको बहुत शदीद नुकसान पहुंचा है। तो ये एक बहुत बड़ा लॉस है। और अभी आप देखिएगा कि जब इसके आफ्टर इफेक्ट्स आएंगे तो सूरत हाल हम लोगों के लिए जो अभी तक मतलब बराह रास्त इस सूरत हाल का सामना नहीं कर रहे, उनके लिए भी बहुत तकलीफ भी हो जाएगी, क्योंकि बड़ी मिकदार में जो सब्जियां हैं वो ज़ाया हुई, जो रोज़मर्रा के लिए खाने बनाने में इस्तेमाल होने वाली चीज़ें हैं, सब्जियां हैं, टमाटर हैं, दीगर जो इस तरह की अशियाए पुरनोश हैं वो बर्बाद हो गई। फिर जो फसलें थी वो उनको जुज़वी तौर पर या मुकम्मल तौर पर नुकसान पहुंचा। तो ऑब्वियसली इससे इन फसलों की कीमतों में भी इजाफा होगा और इसके अलावा ये सब्जियां वगैरह उनमें तो इजाफे का रुझान अभी से दिखाई देने लगा है। उसकी एक वजह ये है कि इस मौसम के दौरान, मानसून के दौरान वैसे भी जो सब्जियां वगैरह हैं वो आम दिनों के मुकाबले में कदरे महंगी हो जाती हैं। सैलाब की वजह से ज़राए आमदोरफ्त महदूद हो जाते हैं, खेत से मंडी तक जो लानी होती चीज़ें, सब्जियां तो महंगी होती हैं, बाकी चीज़ें भी महंगी होती हैं, लेकिन उसके आफ्टर इफ़ेक्ट्स हम देख रहे हैं कि किस तरह आटा महंगा हो गया है, गंदम किस तरह महंगी हो गई है और रोटी और नान की कीमतें भी बढ़ने जा रही हैं। इसके अलावा सब्जियों की कीमतें भी बढ़ रही हैं, फलों की कीमतें बढ़ रही हैं, जितनी भी रोज़मर्रा की जो अशिया यूज़ होती हैं उनकी कीमतें बढ़ती जा रही हैं। तो ये एक नया चैलेंज जो है ना वो हमारे सामने आएगा, इंतज़ामिया को फ़ेस करना पड़ेगा, आवाम को फ़ेस करना पड़ेगा। तो ये तमाम तर चीज़ें हैं जिसको हम इन डिस्कशन में लेकर आए। सुहेल कैसर साहब हमारे साथ मौजूद थे और इस सिचुएशन को अच्छे तरीके से उन्होंने हमें बताया है कि क्या सिचुएशन आने वाले दिनों में हो सकती है, तो हम दुआ ही कर सकते हैं। तो अब ये तो हमने चले ओवरऑल बात की है ना कि क्या सूरत हाल है, कितने लोग मुतासर हुए हैं, लेकिन जो लोग मुतासर हुए हैं उनके ऊपर इस वक्त क्या बीत रहा है, उनकी आवाज़ हमने अभी आप तक पहुंचानी है कि वो किस तरह गुज़र बसर कर रहे हैं। इंतज़ामिया के जो इंतज़ामात हैं क्या वो उससे मुतमईन हैं, जो इमदाद उन तक पहुंच रही है, किस तरह के इनिशिएटिव्स इंतज़ामिया की तरफ से लिए गए थे, तमाम तर चीज़ें हैं। आइए वो भी सुन लेते हैं। अवाम टैक्स नहीं देती, खुदा का खौफ करो, किस चीज़ पे हम टैक्स नहीं दे रहे हैं। ये हमारा नुकसान ये जो हुआ है ये टैक्स लेकर ये आपने करवाया है। क्यों? आप सोए हुए थे, क्या कर रहे थे, कहाँ थे? ये मीडिया इधर आ चुकी है यार, ये भी इंसान है, हम भी इंसान हैं। आपको नज़र नहीं आ रहा? मीडिया पे बैठ के आप लंबी छोड़ रहे हैं, ये हो गया, वो हो गया, फलान हो गया, रूडा बना दिया। कहाँ है तुम्हारा रूडा, कहाँ है तुम्हारा आइडिया, कहाँ है तुम्हारा सारी सिस्टम? दिमाग ख़राब करके रख दिया है। हर चीज़ का नुकसान। ये देखें, ये मेरा शागिर्द है, यकीन जाने करोड़ों का नुकसान हो गया इधर इसका। मेरा उधर मकान है, उसका भी सत्यानाश हो गया। एक सिर्फ ये आपके लफ्ज़ों में जी आवाम टैक्स नहीं देती, और भाई हमने रजिस्ट्रियों का 1.5 लाख रुपया टैक्स दिया है, कहाँ है तुम? कुछ दिखाओ तो सही आके। मेरा ना घर ये सारा पानी की वजह से ना सारा बैठ गया है। मैंने थोड़े दिहाड़ी की मजदूरी करके ना मैंने अपना घर बनाया था। मुझे 5-6 साल हो गए, आस्ता मैं बना रहा था। अभी मुझे 2 महीने हुए मैं शिफ्ट हुआ हूँ और ये सारा फर्श वगैरह हर चीज़ जो सी ना तबाह हो गई है। हुकूमत हमारे साथ कोई भी तावन नहीं कर रही है, हमें सिर्फ खाने और पीने को दे रही है। बकाया जो जिनके घर गिर गए हैं और जिसके पास छत नहीं है वो क्या करेंगे? अगर वहाँ से आप हमें 10 दिन रखेंगे, 15 दिन रखेंगे तो वापस हम अपने घरों को आएंगे। अगर वहाँ पे छत ना होगी तो अगर घर ना होगा तो वो कहाँ रहेंगे? सड़क पर रहेंगे। हमें इसलिए कि हुकूमत से अपील है कि हमारी जो है ना इधर मरियम नवाज़ को आना चाहिए। देखें लोगों के क्या हालात हैं। अभी तक तो पानी भी ये देखें ना आपको कितना 10-10 फुट पानी खड़ा है। देखना आगे तो पता लगे कि यार लोग किमें रहन गए थे, इतने कितना पानी है बताने भी नज़र आ रहे गए थे।
एक एक मंजिल डुबी पई है। इतने जिन्हें गरीबा ने लिया ने वो तो पता नहीं जींदे भी ने गाली अद्धे। और जनाब ये ग्राउंड रियलिटी है जो आप तक पहुंचाई है कि वो लोग हैं जो कि इस सैलाब से मुतासर हुए हैं, जो बिलख रहे हैं, अपनी आवाज़ उठा रहे हैं कि बेशक हुकूमत हमें खाने पीने को दे रही है, छत भी दे रही है, हम कैंपों में रह रहे हैं, लेकिन वापस तो हमने अपने घरों पर आना है ना। जब हमारा घर ही नहीं होगा, जब हमारे घर का छत ही नहीं होगा, उस ज़मीन के ऊपर हमारा घर ही नहीं होगा जो हमने अपनी कमाई के साथ बनाया है, एक एक पैनी जोड़कर हमने बनाया है, तो फिर हम कहाँ आएंगे? हम सड़कों पर रहेंगे। इस हवाले से भी हुकूमत को सोचने की ज़रूरत है कि वापस जब उन्होंने अपनी मामूलात ज़िंदगी शुरू करनी है तो वो किस तरह शुरू करेंगे। तो ये आने वाले वक्तों में देखते हैं कि इस हवाले से हुकूमत किस तरह के इक़दामात उठाती है।